हेलो दोस्तों, आज बेसिकली पढ़ेंगे मोहनदास करमचंद गांधी का इकोनॉमिक्स थॉट क्या था। 1859 में पैदा हुए थे, 1948 में मर गए थे। मतलब हम आज पढ़ेंगे जो फादर ऑफ राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जो फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, उनका इकोनॉमिक्स का विचार पढ़ेंगे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जो थे वो इसलिए फेमस है, उसने नॉन वायलेंस का फिलॉसफी अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश को भारत से खदेड़ दिया। भारत में फर्स्ट टाइम यूनिटी पैदा कर दिया, जिससे ब्रिटिश डर के मारे या उनके नॉन वायलेंस फिलॉसफी की वजह से भारत छोड़ के चली गई। तो हम इनका इकोनॉमिक थॉट की बात कर रहे हैं, आर्थिक विचार की बात कर रहे हैं, तो हम पॉलिटिशियन और उनके योगदान नहीं बात कर रहे हैं। तो आइए वो पॉलिटिशियन पे अलग वीडियो इनका पड़ेगा, हम यहाँ पे सिर्फ बात कर लेते हैं कि इनका इकोनॉमिक थॉट क्या था। तो महात्मा गांधी एक शुरू से ही एक लॉयर रहे, एक पॉलिटिशियन रहे, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट नहीं थे। ठीक है, तो इनका कोई एक बुक इकोनॉमिक्स पे नहीं आया है और ना इनका एक आइडियोलॉजी ज्यादा मिला है। इनका जो इकोनॉमिक्स का विचार इनके बुकों से और इनके लेक्चर से, इनके सभा में जो बोलते थे उससे कंपोज किया गया है और इनके इकोनॉमिक थॉट को जोड़ा गया है। तो इनके अनुसार आइए जानते हैं इनका इकोनॉमिक व्यू क्या था। पहला इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये कहते थे कि रिडक्शन इन इक्वलिटी, मतलब इनइक्वालिटी में मतलब असमानता जो है उसको दूर करना चाहिए। इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं कि पहला ये बोलते हैं कि इनइक्वालिटी दूर करना चाहिए। जैसे पहले क्या था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास मतलब ज्यादा पैसा था और शूद्र वैश्य के पास ज्यादा पैसा नहीं था 1947 से पहले, क्योंकि उन लोगों के पास लैंड ऑनरशिप का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इनइक्वालिटी हटाना चाहिए, मतलब राइजिंग ऑफ इनकम ऑफ पुअर, जो गरीब हैं उनका पैसा को बढ़ा देना चाहिए, और जो चेंजिंग द नोशन ऑफ द रिच, मतलब जो एटीट्यूड है, जो विचार है, जो बहुत ज्यादा वेल्थी है, उनका नोशन चेंज कर देना चाहिए। मतलब जो ये रिच जो पर्सन है मानते हैं कि ये शुद्ध है, छूने लायक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करके अपने देश के नेशन को बढ़ाना चाहिए, देश के नेशन को जीडीपी को बढ़ाना चाहिए। इनका पहला विचार क्या था? रिडक्शन इन इक्वालिटी, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्या था? एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। ये कहते थे कि जब हम क्या करेंगे, पुअर पीपुल का जब हम इनकम राइज करेंगे, और जो पहले से नोशन चला रहा है, मतलब जो विचार चला रहा है कि शूद्र वैश्य क्लास होना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए, इनकम राइज करेंगे और ज्यादा किसी में जात पात में भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक समान प्रॉपर्टी देंगे, सारा चीज देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी होना चाहिए। मतलब ये गरीबी हटाने की बात करना चाह रहे हैं। जो बहुत उस समय भारत 60% लोग जो है उस समय बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन थे, जब 1947 पहले आप पॉवर्टी लाइन थे, मतलब 60% लोग गरीब थे, 75% लोग 80% लोग गांव में रहते थे और 16% लिटरेसी लेवल था। इसीलिए जो महात्मा गांधी का फिलॉसफी का पहला कि गरीबी हटाना चाहिए, भारत से गरीबी हट जाना चाहिए। ठीक है, और पुअर का, ठीक है। दूसरा इनका इकोनॉमिक विचार था कि ये मानते थे कि वेस्टर्न कल्चर मतलब जो है उसको हटा के अपना ट्रेडिशनल इकोनॉमिक अडॉप्ट करना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर के थे और क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थे। अभी हम बता रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के विरोध क्यों थे, अब बता रहे हैं आपको। बात यह आ जाती है कि क्लासिकल इकोनॉमी जो है ये फ्री इकोनॉमिक्स, मतलब ये फ्री इकोनॉमी मतलब मशीन और मटेरियल पे बल देती है। ठीक है, किस पे बल देती है? मशीन और मटेरियल पे बल देती है। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे एक कॉटेज इंडस्ट्री के सपोर्टर थे। अभी बता रहे दोनों कंपेयर करके, मैं इन दोनों के एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, कॉटेज इंडस्ट्री और क्लासिकल इंडस्ट्री और सेल्फ रिलायंस की मतलब बात कर रहे हैं हम। हिंद स्वराज तीनों को एक साथ आपको समझा देते हैं। ये कहते थे कि मटेरियल जो मशीन है उसको विरोध करते थे। क्यों? जो मशीन, ये कहते थे कि अगर मशीन है, मशीन का यूज करके आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो तो उससे क्या होगा? लेबर हटेंगे, लेबर घटेंगे। और जब आप मशीन यूज करने लगे प्रोडक्शन में तो लेबर घटेंगे, तो लेबर घटेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इनका मानना था अगर मशीन यूज करते हो तो क्या होगा, लेबर घटेंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है मशीन यूज करने की वजह से, तो लोग ज्यादा गरीब होते, पुअर होते जाएंगे। जी पुअर होते जाएंगे, जॉब नहीं रहेगा तो एक समय आके मर जाएंगे।
मतलब खत्म हो जाएंगे, पैसा नहीं, भूखमरी खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। इसीलिए मानते थे कि मशीन की वजह से लोग को रोजगार नहीं मिलती है, जो हमारे देश की इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा नहीं है, तो मशीन का विरोध करते थे। फिर क्या करते थे, वो कहते थे कि हम लोग को कॉटेज इंडस्ट्री अपनाना चाहिए। मतलब क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री अपनाना चाहिए, इंडस्ट्री अपनाना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री अपनाना चाहिए। और बिग इंडस्ट्री का विरोध करते थे, इंडस्ट्री का विरोध करते थे। अब बता रहे क्यों। अब अभी आप समझे हैं कि क्यों वो वेस्टर्न कल्चर का विरोध, मशीन का विरोध करते थे। उसी तरह कॉटेज इंडस्ट्री का विरोध सपोर्ट करते थे, और बिग इंडस्ट्री का विरोध करते थे। जैसे क्लासिकल इकोनॉमी मानती थी बड़ा इंडस्ट्री होना चाहिए, सब लोग फ्री होना चाहिए, सब जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है, कोई भी नेसेसरी गुड नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री होना चाहिए, बिग इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए। कैसी इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट के बेस पे है। ये कहते हैं कोई भी इंडस्ट्री जो सेटअप होता है तो प्रॉफिट के बेस पे होता है, और जब प्रॉफिट की लालच में आता है तो चीजों का दाम बढ़ जाता है और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगता है। एक्सप्लॉयटेशन करने लगता है तो क्या होता है कि किसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गरीब पीपल के साथ, पुअर पीपल के साथ होने लगता है। अब पुअर पीपल के पास पैसा नहीं होता है चीजों को खरीद सके, क्योंकि लैंड ऑनर जो है, इंडस्ट्री का मालिक जो है वो प्राइस बढ़ा सकता है, घटा सकता है। और ज्यादा इंडस्ट्री में क्या होता है, मशीन का यूज किया जाता है, जिससे लेबर जो पहले ज्यादा लगते थे अब लेबर भी घट जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। इसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, भुखमरी के शिकार होते हैं इंडस्ट्री की वजह से। इसलिए इन्होंने इंडस्ट्री का सपोर्ट को खत्म कर दिया, इन्होंने अपोज करते थे इंडस्ट्री का और मशीन का। अब बेसिकली महात्मा गांधी जो है बिग इंडस्ट्री के सपोर्टर नहीं थे और मशीन के सपोर्टर नहीं थे, और वेस्टर्न कल्चर के भी सपोर्टर नहीं थे, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर का इकोनॉमिक्स था वो प्रॉफिट के बेस पे था। आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आप जान गए होंगे, ठीक है। और कॉटेज इंडस्ट्री के सपोर्टर इसलिए थे, ये मानते थे कि कॉटेज मतलब लघु छोटा इंडस्ट्री होता है, जैसे गांव में पाई जाती है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो जैसे हो गया हैंडीक्राफ्ट हो गया, जैसे अपने हाथ से कपड़ा बुनना। ये मानते थे कि अगर छोटा इंडस्ट्री है तो प्रॉफिट बेस नहीं होगी, लोग अपने काम करेंगे और अपने कपड़ा बुनेंगे, और क्या नाम है जिसको वेविंग कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट, अपने कपड़ा बुनेंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसमें मशीन की यूज नहीं होती है। ये बेसिकली गांव पे फोकस करते हैं, विलेज पे फोकस करते हैं, बिग इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं कि सेल्फ रूल मतलब होगी, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री होगी तो क्या होगी, सब लोग मिलके प्रोडक्शन करेंगे, हर एक गांव में प्रोडक्शन करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और मशीन कम यूज होगा, और लोग जो है विलेज में सेल्फ रिलायंस होंगे, या सेल्फ सफिशिएंट होंगे। मतलब जब कॉटेज इंडस्ट्री यूज करेंगे तो क्या होगा, एक गांव की बात करते हैं, इनका मतलब इंडस्ट्री जो है गांव के लिए है, मतलब ये पूरा फोकस करते हैं कि ये गांव में कॉटेज इंडस्ट्री होना चाहिए, और कॉटेज इंडस्ट्री में कोई मशीन यूज नहीं होना चाहिए। मशीन यूज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलेगी। ये बेसिकली कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जैसे चरखा बुनना चाहिए, कपड़ा बनाना चाहिए, अपने हाथ से हैंडीक्राफ्ट यूज करना चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल जो हम लोग का पूर्वज यूज करते थे उसके सपोर्टर थे, मतलब ट्रेडिशनल के सपोर्टर थे जो यूज करते थे, हाथ से बुनते थे। ये मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। और फिर क्या करते थे, जब कॉटेज इंडस्ट्री होगा तो क्या होगा, इससे लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा गुड्स होगा, और लोग अपने बुन रहे हैं, गांव में अपने काम कर रहे हैं, मशीन पे डिपेंड नहीं है, तो लोग क्या होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, मतलब अपने पे विश्वास कर, अपने गुड्स पे। मतलब क्या होता है सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि पहले 1947 से पहले
फिनिश गुड मतलब ब्रिटिश जो भी सामान बनाती थी भारत के लोग खरीद लेते थे, मतलब दूसरे देश पे निर्भर थे। लेकिन अब क्या है, महात्मा गांधी कहते थे कि अपने गुड्स पे मतलब अपने सामान अपने घर में उत्पन्न करना चाहिए और बाहरी गुड्स को नहीं खरीदना चाहिए जो हमारी इकोनॉमिक्स को कमजोर बनाता है। सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब अपने गुड्स बनाना चाहिए और अपने खाना चाहिए। तो ये क्या करते, कॉटेज इंडस्ट्री जब होगी तो हर गांव में होगी, हर गांव में होगी तो क्या होगा, हर गांव में होगी तो क्या होगा, बेसिकली हर गांव में होने की वजह से हर गांव में सेल्फ सफिशिएंट होगा, मतलब लोग वहां से रोजगार पाएंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, लोग एक सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो किस पे फोकस करते थे, सेल्फ सफिशिएंट पे फोकस करते थे। ट्रेडिशनल सपोर्टर थे, मतलब ट्रेडिशनल के सपोर्टर थे, मतलब हैंडीक्राफ्ट हो गए, हाथ से बुनने वाले मशीनों के सपोर्टर थे। और कॉटेज इंडस्ट्री में लघु के सपोर्टर बिग इंडस्ट्री का विरोध करते थे और मशीन का भी विरोध करते थे जो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। आप बेसिकली आप समझ गए यहाँ पे, ठीक है। जो ये जो कहते थे, ये कहते थे, इनका मानना था कि अगर इनका मानना था एक विलेज का अगर विकास होता है तो एक विलेज से दूसरा विलेज मिला के दूसरा भी विलेज का विकास होगा और दोनों के एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। यहाँ पे मान लो प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे भी सेल कर देना चाहिए, एक दोनों लोगों को सेल करना चाहिए। तो इनका पहला प्रायोरिटी जो था विलेज पे था, मतलब विलेज सेल्फ रिलायंस, मतलब विलेज सेल्फ सफिशिएंट जो कॉटेज इंडस्ट्री में। और फिर ये कहते थे कि एक विलेज से दूसरा विलेज मिलके ब्लॉक बनेगा, पूरे ब्लॉक का विकास हो जाएगा। अब पूरे जब ब्लॉक का विकास होगा तो क्या होगा, पूरे मतलब स्टेट का विकास होगा, कई ब्लॉक मिलके स्टेट का विकास होगा तो क्या होगा, 28 स्टेट मिलके हमारे भारत बन जाएंगे, इंडिया बन जाएंगे, तो मतलब हमारे नेशन का विकास होगा। इनका मानना था कि हमारे विलेज का विकास होते होते हमारे नेशन का विकास हो जाएगा, इसीलिए विलेज पे फोकस करते थे और कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस करते थे, सेल्फ सफिशिएंट पे फोकस करते थे। ठीक है, आप बेसिकली समझ गए होंगे हम सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या होता है कि मतलब अपना गुड्स अपने गांव में खुद उत्पन्न करना चाहिए, दूसरे गुड्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश भारत में तभी राज कर सकी क्योंकि वो अपन भारत के लोग जो हैं उसकी कंपनी में काम करते थे और उससे मतलब मजदूरी लेते थे। अगर भारत के लोग उसकी कंपनी में काम करना छोड़ दिए होते हैं तो कंपनी उसकी बंद हो जाती, क्योंकि यहीं के रोजगार जाके कम पैसे में काम करते थे ना, कम बंद हो जाती तो प्रॉफिट नहीं पाता, जिसको अपना छोड़ के भारत जाना पड़ता है। इसीलिए उस सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं, अपना कॉटेज इंडस्ट्री खोलो, अपने गुड्स पे डिपेंड रहो, जिसकी वजह से भारत को लॉस नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं, आप विलेज प्रमोट करते कॉटेज इंडस्ट्री आप इतना जान गए। फिर कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है हम आपको पहले बता देते हैं, और सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक जो पूरे देश का पावर है किसी एक लोग में समाहित है, जैसे देश का प्रधानमंत्री हो गया, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इसके विपरीत है, मतलब जो एक लोग के पावर है उसको कोई भागों में बांट दो, जैसे आईएएस पीसीएस के पास भेज दो जो जिला चलाएंगे, फिर उसके बाद जज के पास भेज दो जो जुडिशरी उसका न्याय देंगे। ये डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को कई भागों में बांट दो। कि ये बेसिकली क्या बात करते हैं, ये सेंट्रलाइजेशन के सपोर्टर नहीं थे और ये डिसेंट्रलाइजेशन के सपोर्टर थे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स के दृष्टि में, मतलब रूस के दृष्टि में। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा दोनों डिफरेंट। ये कहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए, मतलब सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, मतलब जैसे पहले जो था ग्राम पंचायत सिस्टम नहीं था, जो ग्राम इलेक्टेड होता है 1992 में इलेक्ट हुआ। इन्होंने कहा कि हर एक ग्राम में मतलब ग्राम के लोग को अपना नेता होना चाहिए, जो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन है उनके बीच के लोग जाए। तो इनकी बातों को रखकर कॉन्स्टिट्यूशन सभा ने 1940 में आर्टिकल 40 में भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में पंचायती राज सिस्टम का गठन करने की बात कर दी, इन्हीं के व्यू के ऊपर। ये कहते थे कि जो नेशन है, पूरे देश का नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे पीएम हो गए, ये पूरे देश को चला रहे हैं और स्टेट चला रही है। तो ये कहते थे कि एक गांव में भी गवर्नमेंट होना चाहिए जो क्या करेगा, वो गांव के लोग को मदद करेगा, गांव में रोड बनाएगा, नालियां बनाएगी, हॉस्पिटल देगा, अच्छा फैसिलिटी देगा।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिर्फ नेशनल स्टेट पे होता था वो गांव लेवल पे भी पहुंचाना चाहते थे। उन्हीं की इस विचार की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन करते, पावर को नेशन की से लेकर गांव तक बांट देना, कई गांव में बांट देना, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, अब गांव के लोगों के, विलेज के लोगों के पास अपना लीडर होगा जो उन्हीं लोगों में से कोई चूज करेगा, और लीडर जो होगा तो कमियां जानता होगा, वो अच्छे से रूल एंड रेगुलेशन बनाए जिससे विलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट होगा, मतलब अपने गुड्स बनाने लगेगा, रोड अच्छा होगा जिससे विलेज का विकास होगा। एक विलेज का विकास और पूरा देश का विलेज का विकास हो जाएगा। उसीलिए गुड्स में कहते थे, ये कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक कंट्री में एक ही जगह कोई चीज का उत्पादन हो, मतलब उत्पन्न हो, प्रोडक्शन हो। वो कहते थे कि हर एक गांव में होना चाहिए, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन जो होना चाहिए हर एक लोग हर एक गांव में करें, किसी पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हर गांव में गुड्स का उत्पन्न होना चाहिए, किसी एक इंडस्ट्री पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। अब बेसिकली समझ गए, डिसेंट्रलाइजेशन के सपोर्टर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी, गुड्स में। ठीक है, ठीक है, आप इतना डिसेंट्रलाइजेशन समझ गए, एलिगेशन आप पॉवर्टी को करना चाहते थे। ठीक है, और दूसरा चीज क्या इनका विचार था, ये कभी ही डिड नॉट एग्री विद द सर्टिफाइंग वन, मतलब जो ये यूटिलिटी होती है ये इस पे डिपेंड एग्री नहीं थे, क्योंकि ये मानते थे कि जो पूरी हमारा देश में है जो प्रोडक्शन है, गुड्स है, वो इंसान को जीने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जो इंसान की इच्छाएं वो अनलिमिटेड है जिसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए सर्टिफाइंग वांट के सपोर्टर ये नहीं थे। आप समझ गए कि जैसे इंसान जो अभी 2 रुपया खाने, दो रोटी खाने, अभी सोच रहे 1 लाख रोटी खाएंगे, तो इंसान की इच्छाएं को सर्टिफाइंग वांट मतलब यूटिलिटी के सपोर्टर, मतलब सर्टिफिकेशन के सपोर्टर नहीं थे वो। ठीक है, ही डिड नॉट सर्टिफाइंग वांट के सपोर्टर नहीं थे। और इनका सबसे बड़ा फिलॉसफी इकोनॉमिक वेलफेयर के सपोर्टर थे। इनका मानना था इकोनॉमिक वेलफेयर के सपोर्टर थे, मतलब ऑल सेक्शन ऑफ पीपल का वेलफेयर होना चाहिए, नेसेसरी गुड्स प्रोवाइड होना चाहिए स्टेट के द्वारा, सारा चीज प्रोवाइड होना चाहिए जिससे देश के लोगों का विकास होगा, किसी भी सेक्शन पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी कास्ट रेसोर्स पे, और सबको नेसेसरी गुड्स मतलब हॉस्पिटल की सुविधा, खाने पीने का, कोई भूखे ना मरे, ये इकोनॉमिक वेलफेयर के सपोर्टर थे, सबका विकास हो। ठीक है, दूसरा था ये कहते थे कि जो वेल्थी पीपुल हैं इनको इक्वलिटी लाने के लिए इन पे कोई नियम कानून ना बनाओ, मतलब ये कहते थे कि इक्वलिटी लाने के लिए, इनइक्वलिटी को हटाने के लिए, जो यहाँ पे राइज करने के लिए पुअर को, मतलब रिच पीपल को मत सताओ। वो कहते कि जो रिच है उन पे कोई स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो नहीं इस बात को कभी कहें कि स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेना, वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी छीनने का, ये सब के सपोर्टर नहीं थे। ये कहते थे जो रिच है वो अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा गरीब में, और गरीब को नेसेसरी गुड प्रोवाइड करेगा, जिसको ट्रस्टी शिप वो कहते थे। लोग एक दूसरे विश्वास पे चलेंगे, जो रिच है वो क्या करेंगे, नेसेसरी गुड प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो गरीबी वो धीरे धीरे दूर होगी। स्टेट का इंटरवेंशन के सपोर्टर नहीं थे कि इक्वलिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए, समानता लाने के, रिच के पैसा छीन के बांट देना चाहिए। वो जानते थे कि ट्रस्टीशिप होगा, मतलब जो रिच है वो अपना पैसा खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के वेलफेयर में, क्योंकि भारत इंडिपेंडेंस हो चुका है, ठीक है, ये मानते थे। ठीक है, फिर इनका और जो आप फिलॉसफी था, कॉटेज इंडस्ट्री के सपोर्टर थे, आप ये जान गए। ठीक है, इनका एक और फिलॉसफी था सत्याग्रह, जिसको नॉन वायलेंस कहते हैं, वायलेंस करते थे। ये कहते थे कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी हो, कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो उसको कभी लड़ाई मत करो, उसको शांति से एक साथ बैठ के उसका विरोध करो पीसफुली। इसी को नॉन वायलेंस कहते हैं, अब सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आप होप करते हैं कि ठीक है। और दूसरा क्या था, इन्होंने क्लासलेस सोसाइटी की बात की, मतलब कि इकोनॉमिक्स की, मतलब किसी के साथ कास्ट रेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप आशा करते हैं आप लोग ये सब समझ गए होंगे, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। इन्होंने बात करते हैं इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, राइजिंग द इनकम, चेंजिंग द नेशनल रीच,
एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी को घटाना चाहते थे। वेस्टर्न कल्चर के विरोध थे, क्लासिकल इकोनॉमी विरोध थे। ही डिड नॉट एग्री विद सैटिस्फाइंग वांट, एक ये जानते थे कि मनुष्य का कभी भी इच्छा पूरा ही नहीं हो सकता क्योंकि अनलिमिटेड है, और गुड्स जो है भारत में वो पूरे भारत में वो इंसान को लिए पर्याप्त, लेकिन उनकी इच्छाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये सपोर्टर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स के थे। सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जैसे लोग हमारे पूर्वज हैंडीक्राफ्ट और यूज करते थे उसके थे। आपको बेसिकली इसे पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वीडियो को बैक करके आप समझ लीजिएगा। अब फिर he did not want to take the step for the reducing the inequality। स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं कहते थे कि वो स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करे और रिड्यूस करे इनइक्वालिटी अपने आप घट जाएगी जब रिच जो है अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गरीबों में, अपना पैसे से मदद करेंगे गरीबों का। ठीक है, उसको ट्रस्टीशिप कहते हैं। इन्होंने नॉन वायलेंस की अभी बात की है, इनका सपोर्टर थे, इनका आइडियोलॉजी था हिंद स्वराज, मतलब अपने गुड्स पे डिपेंड रहना, अपना जो भी गुड्स एंड सर्विस बन रहा है अपने पे डिपेंड होना, सेल्फ सफिशिएंट होना, जिसको हम बता चुके हैं, अपना गुड्स बनाना जिसको आप कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट होना, जिसको सेल्फ रिलायंस। कॉटेज इंडस्ट्री के सपोर्टर थे, आपको बात को चले लघु इंडस्ट्री जो लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे हो सकता है चरखा हो गया, वेविंग हो गया। सपोर्टर ऑफ द क्लासिक सोसाइटी थे। विलेज सेल्फ सफिशिएंट थे, विलेज अपना गुड्स स्वयं बनाना चाहिए, हर विलेज को अपना गुड्स बनाना चाहिए, मशीन को विरोध करना चाहिए। आप ये समझ गए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन गुड्स, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि क्या मतलब पावर को डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए, मतलब नेशन का पावर को विलेज में भी लाना चाहिए, विलेज को भी सेल्फ सफिशिएंट स्ट्रांग बनाना चाहिए। और इनकी जो बेसिकली एक आइडिया है, अगर आप इनकी इकोनॉमिक्स की स्टडी करना चाहते हैं तो आप इनके दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनका सब इकोनॉमिक्स आइडिया आप समझ गए। अगर आप इनकी इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। पहला डिजायरेबिलिटी, एबिलिटी और फिजिबिलिटी। ठीक है, इनकी पॉइंट दो लो, अगर आप इनकी इकोनॉमिक्स पर एक लो डिजायरेबिलिटी हो सकती है, एक फिजिबिलिटी हो सकते हैं, और एक इसका मतलब यूटोपियन। जैसे गांधी जी का जो इकोनॉमिस्ट है, अब हम समझा रहे हैं, जो गांधी जी का अगर दो आप स्टडी कर रहे हैं तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, फिजिबिलिटी और डिजायरेबिलिटी। मतलब डिजायरेबिलिटी में है कि यूटोपियन के सपोर्टर हैं, मतलब हर चीज एक आदर्श समाज के सपोर्टर हैं, किसी में भी वो भेदभाव नहीं करते हैं, और एक मशीन का भी अपोज करते हैं, और सबको वेलफेयर की बात करते हैं, जिसको आप डिजायरेबिलिटी मान सकते हो कि ग्राम को ये सेल्फ सफिशिएंट ग्राम पे विकास चाहते हैं, क्लास लिंक सोसाइटी चाहते हैं, जिसको आप इनका आदर्शवाद समझ सकते हैं, जो सबका सपना होता है कि एक ऐसा विलेज होना चाहिए, जैसे जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये डिजायरेबिलिटी एस्पेक्ट से पूरा बहुत अच्छा है इनका सोच, लेकिन पूरा होने मुश्किल है। लेकिन जब इनकी फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी देख, मतलब आप इनकी पॉसिबिलिटी देख के आप करने लगोगे, इनकी स्टडी करोगे इकोनॉमिक्स के, तो इनकी में कुछ कमियां दिखेंगी। जैसे ये कहते थे, आप ध्यान देना, ये कहते थे कि मशीन का अपोज करते थे कि क्योंकि मशीन जो है क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाती है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाती है। उससे क्या होगा, लोग बेरोजगार होंगे, और बेरोजगार होंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें। लेकिन एक चीज याद रखो यार, कोई भी इकोनॉमिक्स के विकास के लिए, किसी भी नेशन के विकास के लिए मशीन की जरूरत होती है। क्यों? मशीन होगा तो प्रोडक्शन जो है, मतलब गुड्स एंड सर्विस का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंसान से ज्यादा चीज गुड्स एंड सर्विस जो बनाती है मशीन बनाती है। जब मशीन रहेगा तो क्या होगा, कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा, कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा गुड्स रहेगा, जिससे लोग खाने बिना नहीं मरेंगे। तो क्या इसके मशीन के सपोर्ट नहीं चलेगी, मशीन जरूरत होता है किसी भी नेशन का विकास के लिए। आप खुद देखो, गांधी जी कहते मशीन नहीं होना चाहिए, तो याद रखो, अगर मशीन नहीं होता तो डॉक्टर जिस मशीन से यूज करता है, लोगों का चेकअप करता है, वो भी नहीं होता, तो क्या कोई बीमारी दूर हो सकता था? नहीं हो सकता। उसीलिए इकोनॉमिक्स वो चाहते थे मशीन ना हो। अगर मशीन नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा लेवल पे नहीं होगा, इसमें इतना पॉपुलेशन ज्यादा है
जिससे प्रोडक्शन नहीं ज्यादा हो सकता है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इस समय आप खुद देख सकते हैं, इसीलिए इनके जो इनका पॉसिबिलिटी के आधार पर इनका स्टडी कर सकते हो, जिसको आप फिजिबिलिटी के आधार पर करोगे तो इनके बहुत सी कमियां दिखेंगी जो इस समय करेक्ट नहीं बैठती है। पॉसिबिलिटी के आधार, फ्यूचर के आधार पर करेक्ट नहीं है उनकी इकोनॉमी। अगर आप सिर्फ गांव पे बल दे रहे हो तो नेशन का विकास नहीं संभव, क्योंकि बिग इंडस्ट्री चाहिए किसी भी देश को चलाने के लिए, क्योंकि मशीन भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा पॉपुलेशन पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो पॉपुलेशन बढ़ा है तो डिमांड ऑफ फूड भी बढ़ा है, और डिमांड ऑफ फूड बढ़ा है तो क्या है कि प्रेशर बढ़ा है कि हम आप गुड्स उत्पन्न करोगे तो लोग खाने बिना मरने लगेंगे। अगर आप सिर्फ आप मशीन का विरोध करते रहोगे तो आप फूड बढ़ेगा नहीं, अब फूड बढ़ेगा नहीं तो लोग मरने लगेंगे इस समय। और ओवरऑल जो भी आज अमेरिका है, चाइना है, सब कैपिटल पे जोड़ दिए हैं, मतलब मशीन पे जोड़ दिए हैं। कैपिटल मतलब मशीन ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उनका इकोनॉमिक विरोध करती है। जो महात्मा गांधी इसके विरोध थे, जिसकी वजह से उनका जो इकोनॉमिक आइडिया था मशीन पे वो गलत था इसकी इस समय के अनुसार। तो इसीलिए डिजाबिलिटी के एस्पेक्ट पे इनका स्टडी कर सकते हो, जैसे ग्राम को एकदम प्रधान के मतलब बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, ग्राम का विकास करना चाहिए। और दूसरा जो है, जब पॉसिबिलिटी के आधार पर करोगे उनका एग्जाम तो उसमें कमियां दिखेंगी। रोज मशीन पे बल नहीं देते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के सपोर्टर नहीं, गवर्नमेंट का लेस इंटरवीन के सपोर्टर है, ये सब के हो सकता है। तो वीकनेस में क्या लिख सकते हो इनके आइडिया पे, लो कैपिटल ऑफ द कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब मशीन का ज्यादा नहीं विकास होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं ज्यादा हो सकता है, जिसको लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस दुनिया को कंपेयर कर सकते हो, लोग आजकल इस दुनिया में मशीन यूज करते हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। तो आप इनका लो वीकनेस आप इनका इकोनॉमिक थॉट में लिखना चाहोगे, लो कैपिटल एक्यूमुलेशन लिख सकते हो, लो इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हो, मतलब मशीन नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो आप होप करते हैं आप इनका इकोनॉमिक समझ गए होंगे, इकोनॉमिक्स आप महात्मा गांधी का समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दादा नॉलेज के इकोनॉमिक थॉट लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब एंड शेयर, और कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।